नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आकाश और आप देख रहे हैं गाइनो कनेक्ट विद आकाश। और ये हमारा 3rd एपिसोड है। पास में हमने 2 एपिसोड्स एक डॉक्टर चित्रा जैन मैम के साथ किया था मेनोपॉज के टॉपिक पे लेके, और दूसरा हमने किया था डॉक्टर कोमल जैन मैम के साथ ब्रेस्ट कैंसर पे। और हमारा 3rd एपिसोड है आज हमारी लीडिंग यंग गाइनिक डॉक्टर के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी को लेकर। दोस्तों, मैं वेलकम करना चाहूँगा आज के हमारे गेस्ट रिस्पेक्टेड डॉक्टर आशिता दुबे मैम का। वेलकम मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस मैम। थैंक यू आकाश, आपने मुझे बुलाया एंड इट्स अ वंडरफुल पॉडकास्ट जो आपने स्टार्ट किया है लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, गायनोकोलॉजिस्ट को रियल पब्लिक से कनेक्ट करने के लिए। सो इट्स अ रियली गुड स्टेप और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू सो मच मैम। दोस्तों, आप देख रहे हैं गाइनो कनेक्ट विद आकाश और आज हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर आशिता दुबे मैम, जो कि जबलपुर में लीडिंग गायनेकोलॉजिस्ट हैं और मैम शिशु मंगल हॉस्पिटल में भी प्रैक्टिस करती हैं। साथ ही साथ मैम आइडियल इनफर्टिलिटी में भी एसोसिएट कंसल्टेंट हैं। हम आज बात करेंगे मैम से इनफर्टिलिटी इन कपल्स। डॉक्टर, हमारी ऑडियंस, हमारी पब्लिक ये जानना चाहेगी, स्पेशली ये तो हमारे कपल्स के लिए है कि इनफर्टिलिटी क्या है और ये कैसे होती है, क्यों होती है मैम। तो सभी पेशेंट्स जानना चाहेंगे कि इनफर्टिलिटी एग्जैक्टली होती है। तो इनफर्टिलिटी का ये मतलब होता है कि जब एक कपल एक साथ रह रहा है एंड दे आर कंटिन्यूसली नेचुरली ट्राइंग फॉर ओवर एन ईयर, ऑलमोस्ट 1 साल के लिए जब नेचुरली ट्राई करते हैं और प्रेगनेंसी नहीं कंसीव होती है तो उसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। कई बार इस डेफिनेशन को हम फीमेल की एज के हिसाब से चेंज कर देते हैं। अगर फीमेल की एज जो है वो 30-35 ईयर्स के अबव है तो हम 6 मंथ्स भी ट्राई करने के बाद कंसीव नहीं हो तो फिर इन्वेस्टिगेट करने के लिए एडवाइस करते हैं, बिकॉज विद एज जो है फर्टिलिटी रेट्स और चांसेस ऑफ कंसीविंग भी डिक्रीज होता जाता है। मैम, क्या दोनों में प्रॉब्लम्स हो सकती है कपल्स में मैम, या फिर सिर्फ ओनली मेल या फीमेल में होती है? तो जो प्रॉब्लम है वो दोनों ही पार्टनर्स में हो सकती है। इवन इंडिया या वर्ल्ड वाइड हम देखें तो ऑलमोस्ट 30-40% केसेस मेल इनफर्टिलिटी के होते हैं। कुछ जगह पे कंबाइंड इनफर्टिलिटी भी होती है कि मेल और फीमेल दोनों ही सब फर्टाइल, यानी कि दोनों में कुछ ना कुछ कमी है जिसके कारण प्रेगनेंसी नहीं हो रही। और ऑलमोस्ट 30-40% केसेस जो होते हैं वो फीमेल इनफर्टिलिटी के होते हैं। और कुछ 10 से 20% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ना मेल में प्रॉब्लम होती है ना फीमेल में, जिसे हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। मैम, जैसा कि आपने बताया कि मेल और फीमेल दोनों में इनफर्टिलिटी के चांसेस होते हैं, दोनों का अलग अलग एक रेशियो होता है। मैम, हमारी ऑडियंस ये भी जानना चाहेगी, काफ़ी पेशेंट्स परेशान होते हैं इस चीज़ को लेके कि फीमेल्स में क्या कॉजेज़ होते हैं और किस कारण से, किस सिम्टम्स से उनको पता चल पाता है कि उन्हें फीमेल इनफर्टिलिटी है। तो फीमेल्स में इनफर्टिलिटी के कई सारे कारण होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रियल रीज़न फाइंड आउट करना और उस हिसाब से ट्रीटमेंट करना। तो कभी भी प्रेगनेंसी अगर किसी को चाहिए हो तो किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है? एक तो एक यूट्रस यानी बच्चेदानी होनी चाहिए जो इंटैक्ट हो, जो हेल्दी क्वालिटी की हो, जिसमें कोई और प्रॉब्लम ना हो, जैसे फाइब्रॉइड्स होते हैं ना, कोई और डिफॉर्मिटी ना हो, कई बार एबनॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। फिर जो बच्चेदानी होती है उसकी 2 नलियाँ होती हैं जिनको फेलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। तो जो मेन प्रोसेस होता है बच्चा बनने का, जिसमें एक एग और स्पर्म मिलता है और बेबी बनता है, वो ट्यूब्स के अंदर ही होता है। 5 डेज़ के लिए वो ट्यूब ही उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड देती है और फिर उसके बाद 5th डे वो ट्रांसफ़र होकर बच्चेदानी में आके बैठता है तो प्रेगनेंसी बनती है। तो उस ट्यूब का ओपन होना साथ साथ में फंक्शनल होना, ये दोनों चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हर मंथ रेगुलरली एक एग का रिलीज़ होना यानी कि ओवुलेशन होना। तो ये 3 मेजर फैक्टर्स हैं जिस पे फर्टिलिटी डिपेंड करती है। मैम, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और हमारे पेशेंट्स जानना भी चाहते हैं। कई बार बहुत उनको कहना चाहिए कि एक डर रहता है कि हम डॉक्टर से पूछें ना पूछें, कन्फ्यूज़न में रहते हैं वो। बट हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से मैम उन पेशेंट्स को भी ये जानकारी मिल पाएगी कि क्या एग्जैक्टली सिम्टम्स होते हैं, क्या कॉजेज़ होते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए, जिसको वो टाइम रहते अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। मैम, हम ये भी जानना चाहेंगे कि मेल्स में भी कुछ ऐसे को फैक्टर्स या फिर कुछ ऐसे कॉजेज़ होते हैं जिसके कारण मेल इनफर्टिलिटी होती है, क्योंकि मैम आप जैसा जानते हैं कि मेल्स में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उनकी लाइफ स्टाइल को हम देखें कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है और टफ होती है। तो क्या मेल इनफर्टिलिटी भी अफेक्ट करती है?
जैसे मैंने बताया था कि ऑलमोस्ट 30 to 40% केसेस में मेल इनफर्टिलिटी ही कंसीव नहीं होने का कारण होता है। तो मेल इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफस्टाइल होता है। जिनका लाइफस्टाइल अनहेल्दी है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स जिनकी ख़राब होती हैं, एक्सेसिव वेट गेन होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं एंड समटाइम कुछ फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्शन होना, स्पर्म्स का जो रास्ता होता है ऑब्स्ट्रक्ट हो जाना, जो स्पर्म्स जहाँ प्रोड्यूस होते हैं वहाँ एक एडिक्वेट टेम्परेचर चाहिए होता है। तो कुछ ऐसे काम होते हैं, जैसे कि कुछ लोग वेल्डिंग का काम करते हैं, एक्सेसिव फैक्ट्रीज में हीटेड एनवायरनमेंट में काम करते हैं, तो वहाँ भी इस प्रकार का डैमेज होने का या स्पर्म काउंट डिक्रीज होने का एक रीज़न बन सकता है। मैम आपने बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को शेयर किया हमारे पेशेंट्स के लिए। मैम अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर किसी कपल को मेल या फीमेल इनफर्टिलिटी होती है तो वो कैसे, मतलब कौन से टेस्ट से वो जान पाएगा कि उसे फीमेल इनफर्टिलिटी है? लाइक मेल और फीमेल में कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल है जो कि क्लियर कर पाएंगे, कंफर्म कर पाएंगे कि उन्हें मेल या फीमेल इनफर्टिलिटी है? तो जब भी हम किसी भी एक कपल को इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं तो हम एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच अपनाते हैं कि मतलब मैंने जैसे रीजंस बताए कि ये कारण हो सकते हैं, तो एक एक कारण को हम रूल आउट करेंगे कि ये कारण तो नहीं है इनफर्टिलिटी का। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने बताया, ट्यूब्स का खुला होना काम करना है। इंडिया में आज भी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जो रीजंस है इनफर्टिलिटी का, वो ट्यूब्स का ब्लॉक होना या ट्यूब्स का ख़राब होना है। तो उसके लिए हम एक HSG टेस्ट करते हैं, जो कि एक एक्सरे टेस्ट होता है, जिसमें एक दवाई डालते हैं बच्चेदानी के अंदर और देन एक्सरे में देखते हैं कि ट्यूब्स ओपन है कि नहीं। यस मैम। इसके अलावा एक अल्ट्रासाउंड हम करके देखते हैं बेसिक, जिसमें हम यूट्रस का स्ट्रक्चर देखते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैनी टाइम्स जो ओवरीज हैं उनमें हमें ओवुलेशन होता हुआ या एग्स बनते हुए भी दिखाई देते हैं, तो एक वो भी रूल आउट करता है कि हाँ हर मंथ इनके एग्स बन रहे हैं कि नहीं। एक क्वांटिटी का एक रफ आइडिया लग जाता है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है सीमेन एनालिसिस। बहुत बार मैंने देखा है कि फीमेल्स अकेले OPD में आते हैं, अकेले वो आकर अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, हस्बैंड साथ में नहीं आते, तो हम उन्हें हमेशा रेकमेंड करते हैं कि नहीं, मेल्स का भी टेस्ट होना ज़रूरी है, नॉट जस्ट द फीमेल। कई बार ऐसा होता है प्रोलॉन्ग वो सालों से ट्रीटमेंट ले रहे हैं और मेल का एक भी टेस्ट नहीं है, एंड देन फाइनली वही रीज़न निकल कर आता है। मैम बिल्कुल आपने सही बोला कि कई बार जो पेशेंट्स होते हैं वो अकेले सफ़र करते हैं, मेल्स कुछ काम की वजह से या फिर उन्हें एक अंदर से रहता है, हेजिटेशन रहता है कि वो नहीं आ पाते। सोसाइटी का स्टिग्मा है ये डेफिनेटली कि और इसमें लोगों को एक रैदर देन, मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, इंटेंशनली ऐसा कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है, एक हिचक है, एक लिहाज है, एक शर्म है, जिसके कारण बहुत से लोग नहीं आ पाते। तो इसमें मतलब किसी का फॉल्ट नहीं है, बट इट्स जस्ट जैसा एक एनवायरनमेंट, जैसी एक सोसाइटी है, तो उसमें लोग डरते हैं जाने में। दैट इज़ द मेन मतलब दैट इज़ ये ज़्यादा बड़ा रीज़न है कि वाई दे आर not open to getting investigated. Definitely मैम। सो मैम हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से मैम हम आज बोलना भी चाहेंगे सारे पेशेंट्स या जो कपल्स हैं, ऐसी अगर कोई कंडीशन या सिचुएशन आती है तो जैसा कि मैम ने सजेस्ट भी किया कि उन्हें साथ में होना चाहिए और पूरा कंसल्टेशन डॉक्टर से प्रॉपरली लेना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि ये किसी वन वे या फिर किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ये बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट टाइम होता है। सो ये जो गायनो कनेक्ट विद आकाश जो ये पॉडकास्ट है, इसके माध्यम से हम एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो है मैं देना चाहूँगी सबको कि इनफर्टिलिटी जैसे कि बाकी बीमारियाँ वैसी ही एक बीमारी है जिसका कम्प्लीटली इलाज अवेलेबल होता है। कमी किसी में भी हो सकती है, प्रॉब्लम किसी भी छोटे से छोटे लेवल पर हो सकती है, इसलिए डॉक्टर के पास जाने में घबराएं नहीं, अपने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस कराएं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कोई लिहाज की बात नहीं है, एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल है। एंड बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस ट्रीटमेंट के बाद हैप्पीली जिनको कंसीव हुआ है, जिनके बेबीज हुए। इनफर्टिलिटी में किसी का दोष नहीं होता, कोई भी ब्लेम गेम खेलने की ज़रूरत नहीं होती, इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है। सही डायग्नोसिस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, सही ट्रीटमेंट मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैम हमारी पब्लिक ये भी जानना चाहेगी, और ये तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि इसकी ट्रीटमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं और
पेशेंट्स कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है डॉक्टर्स के साथ, क्योंकि कई बार पेशेंट यहाँ वहाँ सब जगह जाता है लेकिन परेशान होता है, एग्जैक्टली उसे सॉल्यूशन या ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। तो आपके एक्सपीरियंस में मैम क्या ऐसा है कि बेस्ट ऑप्शन रहेगा जो कि पेशेंट्स अपना ट्रीटमेंट प्रॉपरली करा पाए? तो हमारी ऑडियंस को आप बताएं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है ट्रीटमेंट फेलियर का वो है कारण आइडेंटिफाई नहीं होना। जो राइट रीज़न है वो पकड़ा नहीं गया है और हम सिर्फ ब्लाइंडली ट्रीटमेंट को फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम कारण आइडेंटिफाई करें कि किस लेवल पे इशू है, किस लेवल पे प्रॉब्लम है। अगर प्रॉपरली ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, जैसे बहुत से पीसीओडी के पेशेंट्स होते हैं जिनमें हर मंथ एग नहीं रिलीज होता ओव्यूलेशन, तो हम उसमें लाइफस्टाइल चेंजेस करके फिर ओव्यूलेशन इंडक्शन करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर ट्यूबल ब्लॉकेज है तो हम ओव्यूलेशन की कितनी भी दवाई खिला दें हमारा को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज जो बच्चा जिस जगह पे बनना चाहिए, जो वहाँ पर ट्रैवल करके बच्चेदानी तक आना चाहिए, वो हो ही नहीं पाएगा चाहे कितना भी अच्छा एग बन रहा हो। तो हमें फिर उसका ट्यूबल ब्लॉकेज का उस हिसाब से ट्रीटमेंट करना होता है, वेदर इट इज़ मेडिकेशन, वेदर हमें सर्जिकली उस ट्यूब को ओपन करना है, या अगर पूरी डैमेज ट्यूब है तो हमें IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी में जाना है। अगर मेल फैक्टर होता है यानी कि मेल इनफर्टिलिटी है तो उसमें स्पर्म काउंट का एक लेवल होता है कि हर लेवल के हिसाब से ट्रीटमेंट ऑफर किया जा सकता है। मैनी टाइम्स ऑलमोस्ट मैंने 60% केसेस में देखा है सिर्फ दवाइयों से, लाइफस्टाइल चेंजेस से ही इम्प्रूवमेंट मिल जाता है। तो मेडिसिन के द्वारा नेचुरल भी कंसीव कर सकते हैं। ट्रीटमेंट अगर मेडिकेशन से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है पेशेंट्स का, तो इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं लेकिन बहुत कॉस्टली होते हैं। तो हमारे पेशेंट्स ये भी जानना चाहेंगे कि अगर वो मेडिकेशन से अपनी इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ को ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो आगे वो कौन कौन से दूसरे अदर ट्रीटमेंट्स हैं जो कि वो कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे मेडिसिन से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है पेशेंट को, तो हम दूसरे ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी उनको एडवाइस करते हैं। कई बार सर्जिकली हम करेक्ट कर देते हैं ट्यूबल ब्लॉकेज को, कई बार स्पर्म्स का जो रास्ता होता है उसमें ब्लॉकेज होता है उसको सर्जिकली करेक्ट किया जा सकता है। इसमें अच्छे सक्सेस रेट्स भी हैं। एंड मेनी टाइम्स जब बहुत लंबे समय की इनफर्टिलिटी होती है एंड बहुत ज़्यादा ट्राई पेशेंट कर चुके होते हैं और बहुत सारे फैक्टर्स वो एक्सप्लोर कर चुके होते हैं, ट्रीट कर चुके होते हैं, फिर भी कोई रास्ता नहीं होता, देन हम उनको IVF सजेस्ट करते हैं। तो मैम IVF में उनको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है कई बार पेशेंट्स को। IVF का मेन कॉस्ट का रीज़न ये होता है कि उसकी जो मेडिसिन है काफ़ी महंगी है। तो जो डॉक्टर IVF करते हैं उनको भी वो कॉस्ट बेयर करना पड़ता है, ये मेडिसिन का, इवन जो लैब होती है, जो सामान इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं। आप सोचो जो चीज़ नेचर एक बॉडी के अंदर इतनी छोटी सी जगह पर हो रही है नेचुरली, उसको हम आर्टिफिशियली बाहर क्रिएट कर रहे हैं। डेफिनेटली। तो एक तरह से एक मिरेकल ही है कि हम लाइफ क्रिएट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली वो इक्विपमेंट ये सब बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसलिए ये ट्रीटमेंट भी एक्सपेंसिव होता है। क्या मैम कि कई बार पेशेंट्स इतना बजट देख के घबरा जाता है और वो बैकअप हो जाता है, मतलब उसका कि वो आगे मतलब इन चीज़ों के लिए ओवरकम नहीं कर पाता है, उसका प्लान भी चेंज हो जाता है, बहुत सारे माइंडसेट्स होते हैं। बट जब वो एक बजट देखता है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को सेटिस्फाइड कर लेता है कि मुझे ट्रीटमेंट नहीं कराना है। कुछ इंडिकेशंस एब्सोल्यूट होते हैं, जैसे कुछ चीज़ों को हम नहीं रिवर्स कर सकते, जैसे ट्यूब्स कम्प्लीटली डैमेज्ड हैं, अगर बिल्कुल ही स्पर्म्स नहीं हैं या बहुत ही मिनिमम स्पर्म काउंट है जो ट्रीटमेंट को नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा, तो इन केसेस में हमारे पास और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, तो पेशेंट को अल्टीमेटली IVF में ही जाना पड़ता है। पर ऑलमोस्ट आज तक की प्रैक्टिस में मैंने देखा है ऑलमोस्ट 60 से 70% केसेस होते हैं जो सिर्फ मेडिसिन और राइट तरह के ट्रीटमेंट से ही रिजॉल्व किए जा सकते हैं। सिर्फ 10 से 20% होते हैं जिनमें हमको IVF में जाना पड़ता है। मैम कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो विलेजेस से आते हैं और उनके पास बहुत ज़्यादा इतना बजट भी नहीं हो पाता है और वो इतना जानकारी भी नहीं रखते हैं कि वो IVF में जाएंगे, या कुछ लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, मनी इशू, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते इन चीज़ों के लिए। तो उनके लिए मैम आपकी क्या सजेशंस रहेंगे कि वो आगे इस चीज़ को कैसे, चैलेंज को फेस कर पाए? तो देखो, मॉनेटरी इश्यूज इसलिए इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे डिस्कस करना बिकॉज ट्रीटमेंट ही एक्सपेंसिव है। लेकिन बहुत सी जगहों पे, जैसे हम लोग भी अगर पेशेंट पुअर है और वो उतना नहीं अफोर्ड कर सकते, वी गिव सम स्पेशल डिस्काउंट, हम स्पेशल चीज़ें उनके लिए करते हैं। एंड मेनली सबसे ओवरऑल में अगेन एंड अगेन एक ही चीज़ रिपीट करूँ कि कारण ढूंढना सही ज़रूरी है। कई बार होता है बहुत छोटा सा कारण होता है, एक छोटा सा करेक्शन चाहिए होता है, बहुत टाइम से वो भटक रहे होते हैं और वही सही चीज़ नहीं हो पा रही है। सिर्फ 10% 20% को ही IVF की ज़रूरत
जाते हैं। डेफिनेटली मैक्सिमम लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट से या प्रॉपर रीज़न पता करके सही उनको जो है फ़ायदा मिल जाता है। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। सो मैम, आपने बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमारे पेशेंट्स के लिए दी, उसके लिए सबसे पहले मैम थैंक यू सो मच मैम, आपने अपने इतना स्पेशल टाइम दिया हमें मैम, प्रीशियस टाइम दिया। मैम चलिए अब हम एक फ़नी एक रैपिड फायर गेम खेलते हैं मैम, और थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे मैम आपकी लाइफ के बारे में भी मैम, क्योंकि एक बहुत चैलेंजिंग लाइफ होती है गायनेकोलॉजिस्ट की, क्योंकि फैमिली भी होती है और साथ ही साथ पेशेंट्स को भी उन्हें देखना पड़ता है, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बच्चों की भी उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम हम एक रैपिड फायर खेलते हैं। सो मैम, आपको ज़्यादा टफ क्या लगता है, पेशेंट को समझना है उनके रिलेटिव्स को? पेशेंट तो इजीली समझ जाते हैं, पर रिलेटिव्स ma'am. को समझाना और जो वो चीज़ें पेशेंट को जाकर बोलेंगे उसका रिएक्शन बहुत मुश्किल होता है। कई बार होता है पेशेंट को सब समझ में आ गया, उसने आपकी सारी बात मिल ली, उन्होंने घर जाके ये नहीं खाना, ये नहीं करना, ये बांधो, ये पहनो, ये परहेज करो, इतनी चीज़ें दिमाग में भर देते हैं ना कि वो बेचारा कुछ फॉलो ही नहीं कर पाता। मैम तो एक्स्ट्रा सबसे डोज टफ उन्हें है, ज़्यादा मिल जाता है। सबसे टफ है स्पेशली Relatives जो का। एजेड लेडीज होती है ना घर की, वो अपने बिलीव से बिल्कुल नहीं हटती, तो Definitely, उनको मैम। समझाना सबसे कठिन है। ये देखा भी है मैम कई बार मैम। मैम कॉफ़ी या चाय? मैं सारा गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई करी है, वहाँ पर Yes, हमें ma'am. चाय ही मिलती थी, तो मैं तो बिल्कुल चाय पर्सन हूँ। लाइफ के चाय 10 lovers. साल चाय पी के ही निकाले हैं। ग्रेट मैम। मैम नाइट ड्यूटी का सुपर पावर क्या है? नाइट ड्यूटी का सुपर पावर, नाइट ड्यूटी के लिए सुपर पावर और मोटिवेशन हमारा होता है पेशेंट्स। ओके, अगर हमारे पेशेंट्स हैं जिन्हें हमारी ज़रूरत है, तो अपने आप हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है कि हमको जाकर ट्रीटमेंट करना है, काम करना है, सर्जरी करनी है, डिलीवरी करानी है। तो पेशेंट्स ही हमारे लिए सुपर पावर है। ओके मैम। कई बार ऐसा भी होता है सोते बिना भी फ्रेश दिखना हो जाता है। वो सारे डॉक्टर्स का एक ना कैरेक्टरिस्टिक मान लो, हम चाहे दिनों तक नहाए नहीं हो, सोए नहीं हो, हम लगते फ्रेश ही हैं। पेशेंट्स को क्या फॉलो करना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस जो मैं दूंगी कि सही समय पे ट्रीटमेंट को ढूंढें, ट्रीटमेंट के लिए जाएं, अपने डॉक्टर्स को ट्रस्ट करें, एंड जो भी आपके डाउट्स हो, चाहे आप लोग बोलते हैं गूगल नहीं करना चाहिए, मैं बोलती हूँ गूगल करो, चीज़ें पढ़ो, अपने डॉक्टर से अपने डाउट्स क्लियर करो, और फिर पूरा ट्रस्ट करके एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उसको फॉलो करो, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। यस मैम। सो मैम, ये तो हमने की पेशेंट्स के बेनिफिट्स की बात, और उनकी क्वायरीज के लिए हमने जो उनकी डाउट्स होते हैं उनकी हेल्थ को लेकर, ये हमने पेशेंट्स के लिए आपने बहुत अच्छा एक इंफॉर्मेशन शेयर किया है, इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन थी ये सारे पेशेंट्स के लिए। अब हम और हमारी पूरी पब्लिक थोड़ा सा मैम आपकी लाइफ और आपकी लाइफ के स्ट्रगल्स जो रहे हैं मैम, और आपका यहाँ तक का जो सफ़र रहा है मैम, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मैम, जब आप नए प्रैक्टिस पे एज अ गायनेकोलॉजिस्ट ज्वाइन किया था आपने, तो कैसा एक चैलेंज या एक्सपीरियंस कह सकते हैं कैसा रहा? तो सबसे पहले तो मुझे सबसे बड़ा चैलेंज है कि हर कोई बोलता था ये मैडम तो बहुत छोटी दिखती है, जबकि मैं इतनी छोटी हूँ नहीं, बट हर पेशेंट को लगता है ये तो बहुत यंग है, ये हमें देख पाएंगी कि नहीं, ये कर पाएंगी कि नहीं। तो एक तो एज के कारण लोग कई बार बहुत ज़्यादा आपको जज कर लेते हैं, बट ये है कि विद टाइम फिर वो आपको मिलते हैं, दिखाते हैं, देन उनको समझ में आता है, देन दे जज यू ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज। बट इनिशियली जो फर्स्ट रिएक्शन होता है हर इंसान का, चाहे मैं जनरल प्रैक्टिस बोलूँ, चाहे मैं इनफर्टिलिटी IVF की प्रैक्टिस बोलूँ, उनका फर्स्ट रिएक्शन आता है ये मैडम तो इतनी छोटी सी हैं। मैम जैसा कि सभी जानते हैं, हमारे जबलपुर में टॉप लीडिंग सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट रही हैं आपकी जो मदर रही हैं, डॉक्टर विनीता दुबे मैम। तो मैम इतना बड़ा नाम रहा है, वेल नोन पर्सनैलिटी रही है मैम एज अ गायनेकोलॉजिस्ट उनकी, तो एज अ डॉटर आपके ऊपर भी कई सारे चैलेंजेस या फिर मैम एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती होंगी बिकॉज ऑफ मैम, जैसा कि हमें पता चला कि मैम आप सिंगल हैं, लाइक सिंगल डॉटर हैं अपनी फैमिली में मैम। सो फैमिली के साथ एज अ सन भी एक प्ले करना, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और सारी चीज़ों को देखना, तो वो आप कैसे मतलब हैंडल करते हैं? तो इसके लिए मैं बोलूँगी कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मेरे पेरेंट्स ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं लड़का हूँ कि मैं लड़की हूँ, उनके लिए मैं उनका बच्चा हूँ,
एंड चाहे जो भी हो, उन्होंने हमेशा मुझे एक जैसे लोग लड़कों को ट्रीट करते हैं या डिफरेंस करते हैं ऐसा कभी नहीं किया। हमारी फैमिली में किसी ने ये डिफरेंस नहीं किया। उन्होंने हमेशा मुझे इक्वल शेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, इक्वल शेयर ऑफ फ्रीडम दिया अपनी लाइफ में डिसीजंस लेने के लिए, चूज़ करने के लिए। एंड सिमिलरली चाहे वो हो, चाहे मेरे हस्बैंड हो या मेरे इन-लॉज हो, हर किसी ने मुझ पर बहुत ट्रस्ट किया है हमेशा। और मुझे हमेशा ये कॉन्फिडेंस दिया है कि जो मैं ड्रीम्स अचीव करना चाहती हूँ, जो चीज़ें मैं करना चाहती हूँ वो कर सकूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो होती हैं फैमिली में, डेफिनेटली आप अकेले बच्चे होते हो, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट देन विद टाइम चीज़ों के साथ सीखते सीखते करते करते यू लर्न एवरीथिंग। थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हम इस पॉडकास्ट को बनाते हैं, आपकी कॉलेज लाइफ और ग्रेजुएशन लाइफ के बारे में हम बात करना चाहेंगे मैम, यूजी एंड पीजी के बारे में। उसमें मैम कैसा मतलब एक माहौल था और सारी चीज़ें थी, कुछ यादगार लम्हे जो आप शेयर करना चाहते हैं मैम हमारे पेशेंट्स? सच बताऊँ तो कॉलेज लाइफ में मैं बहुत ही बोरिंग किस्म की इंसान थी। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाकू बच्ची जैसे थी एंड मैं हमेशा मतलब पढ़ाई और इसमें ही ज़्यादा मेरा फोकस रहता था। समहाउ मुझे ये मेडिसिन सब्जेक्ट बहुत पसंद है, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। एंड ये मैं एक एग्ज़ाम देने के लिए या उसके हिसाब से नहीं, क्योंकि मेरे फादर ने जब मैं मेडिसिन के लिए ऑप्ट कर रही थी तो बहुत पहले मुझे एक बात कही। तो मेरे फादर ने एक बार बहुत इम्पॉर्टेंट बात मुझे बोली थी जब मैं मेडिसिन के लिए ऑप्ट कर रही थी, कि जब पेशेंट तुम्हारे पास आएगा वो तुमको ये नहीं बताएगा कि मैं 10 इयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से हूँ, कि मैं इस टेक्स्ट बुक के इस पेज में से हूँ। जो पढ़ाई तुम कर रहे हो वो तुमको अप्लाई करनी है। तो यू नीड टू नो एवरीथिंग एंड यू शुड बी फोकस्ड फॉर एवरीथिंग। जो भी आप पढ़ रहे हो आपको सब कुछ आना चाहिए एंड आपको इस इंटेंशन से पढ़ना चाहिए कि जब मेरे पास मरीज़ आएगा तो इस चीज़ को मैं इस तरह से ट्रीट कर पाऊँगी, रादर दैन कि वो पढ़ाई है मैंने उसको हमेशा इन्जॉय किया है। इस पूरी पढ़ाई को मैंने इस इंटेंशन से कि मैं पेशेंट को कैसे यूज़ करूँगी इस पढ़ाई को, उस तरह से पढ़ा है। तो इट वॉज़ नेवर अ बर्डन फॉर मी और मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता था। सो मैम कैसा लगा मैम आपको ये पॉडकास्ट में मैम? सो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैनी टाइम्स क्या होता है, पेशेंट एक डॉक्टर से एक चेम्बर के अंदर ऐसे कोट पहने हुए या ऐसे माहौल में मिलता है कि वो घबरा जाता है, बहुत सी चीज़ें पूछ नहीं पाता है, बहुत से अपने डाउट्स हैं वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। पहली चीज़ तो उन्हें ये पता चलेगा कि जो डॉक्टर्स हैं वो भी इंसान हैं, उन्हीं की तरह लोग हैं जिनके इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, हंसते हैं, रोते हैं। एंड मोस्टली डॉक्टर्स ऐसे ही फ्रेंडली होते हैं, तो दे कैन बी ओपन टू देम, वो ओपनली अपनी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। बहुत से डाउट्स हैं जो आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू भी लोगों के मन में क्लियर हो जाएंगे। सो इट्स अ रियली गुड इनिशिएटिव। थैंक यू सो मच मैम। सो जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं गायनो कनेक्ट विद आकाश, आई वुड सजेस्ट कि आप लोग इस पूरे पॉडकास्ट को देखें, आपके मन में जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करें एंड जिन भी लोगों को इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है उनके साथ ज़रूर शेयर करें। सो मैम थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस मैम, गायनो कनेक्ट विद आकाश मैम। हमारी एक पहल है मैम ये कि हम सभी पेशेंट्स के लिए, वुमेंस के लिए और जो लोग नॉलेज की कमी के कारण बहुत सारे डिसीजंस गलत तरीके से लेते हैं, जिनको पता नहीं होता है कि आगे अपनी हेल्थ के लिए, लाइफ स्टाइल के लिए क्या करना चाहिए, तो उनके लिए मैम हमने ये इनिशिएट लिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे पेशेंट्स को दी। दोस्तों हमारा अगर ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आज हमारे साथ डॉक्टर आशिता दुबे मैम गायनेकोलॉजिस्ट जुड़ी थी और जिन्होंने हमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ दी हमारे पेशेंट्स के लिए। तो दोस्तों आपने देखा डॉक्टर आशिता दुबे मैम ने हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरा 3rd एपिसोड के लिए कमेंट ज़रूर करें और लाइक करें अगर आपको पसंद आता है तो। और ऐसे ही जुड़े रहें मुझसे, क्योंकि हम आगे भी बहुत सारी जानकारियाँ और बहुत सारे टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे हमारे टॉप लीडिंग गायनेकोलॉजिस्ट से, जो कि ओपनली हमसे सारी जानकारियाँ शेयर करेंगे। तो जुड़े रहें और देखते रहें गायनो कनेक्ट विद आकाश। थैंक यू सो मच।